और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। परमाणु समझौता करने को लेकर अमेरिका से सीधी बातचीत से जहां ईरान ने इनकार कर दिया, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी करने और अधिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली। वहीं इसके जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता ने ऐसा करने पर अमेरिका को परिणाम भुगतने की धमकी दी है। ईरानी मीडिया के अनुसार ईरानी हथियारों की तैनाती भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। परमाणु समझौता पर ईरान की दो टूक के बाद मध्य पूर्व एक बार फिर दबाव महसूस कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ताजा बयान से उपजा तनाव किसी भी वक्त संघर्ष की आशंका को चरम पर पहुंचा सकता है। परमाणु समझौते पर ईरान के सीधी बातचीत से इनकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, जिसके बाद उन्होंने एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में तेहरान को सख्त चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचता है तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। ये बमबारी ऐसी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ईरान की ओर से सीधी बातचीत से इनकार करने के बाद यह अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली प्रतिक्रिया थी। इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति यही नहीं रुके। ट्रंप ने ईरान पर 4 साल पहले लगाए गए सेकेंडरी टैरिफ को बहाल करने की चेतावनी दे डाली है। हालांकि ट्रंप को अभी भी उम्मीद है कि परमाणु कार्यक्रम पर दोनों देशों के बीच जारी बातचीत का कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। बहरहाल ट्रंप के बयान पर ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि अगर अमेरिका बमबारी की धमकी पर अमल करता है तो उसे मजबूत जवाबी हमला झेलना पड़ेगा। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि ईरान ने किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। इससे पहले ईरान ने 26 मार्च को अपनी तीसरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया था, जिसमें सुरंगों के भीतर मिसाइलें और आधुनिक हथियार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये वीडियो ऐसे समय जारी किया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को परमाणु प्रोग्राम खत्म करने की चेतावनी की डेडलाइन करीब है। दरअसल 2018 में ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में परमाणु समझौते को रद्द करते हुए अपनी अधिकतम दबाव वाली रणनीति के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया था। 2015 के समझौते के अनुसार ईरान अपनी संवेदनशील परमाणु गतिविधियों को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को आने की अनुमति दी थी, जिसके बाद ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया था। समझौते को खत्म करते हुए ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान से नया समझौता करना चाहता है जो उसके परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल के विकास पर अनिश्चितकालीन रोक लगाएगा। बहरहाल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कई दशक पुराना है, लेकिन मध्य पूर्व में पहले से जारी तनाव ने इस बार के हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। हालांकि सैन्य ताकत के लिहाज से अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ईरान की रणनीतिक स्थिति, मिसाइल क्षमता और प्राकृतिक संसाधनों ने उसे अब तक झुकने नहीं दिया है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बारे में बात करने के लिए, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, सबसे पहले एक पत्र भेजा जाता है अमेरिका की ओर से ईरान को कि आप परमाणु समझौता कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी, वो कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ईरान ओमान के रास्ते उस पत्र का जवाब देता है, लेकिन पता नहीं चलता कि उस पत्र में क्या कुछ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं कि अगर ईरान परमाणु समझौता नहीं करता तो वहाँ पर बमबारी की जाएगी, उनके खिलाफ और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। खमनेई की आज जो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। तेहरान टाइम्स कहता है कि वहाँ पर मिसाइलों को तैनात करना ईरान ने शुरू कर दिया है। किस तरह से आप इसका विश्लेषण करेंगे पूरे घटनाक्रम का? देखिए, स्थिति बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण है और इसके लिए हमें पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो नेगोशिएटिंग स्किल्स हैं वो ये है कि दूसरे को दबाव में डालकर फिर उसके साथ बातचीत की जाए। तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर लगाने वाली जो स्कीम है, इसके अंतर्गत जो इन्होंने धमकी दी, वो हर बार सफल नहीं होती। जैसे कि ईरान के मामले में ऐसा नहीं लग रहा कि वो सफल हो रही है और ईरान के वैलिड ग्राउंड्स है। ईरान का मानना है कि भाई जो 2015 की डील थी वो अपने आप यूनिलैटरली कैंसिल कर दी, तो आपके ऊपर भरोसा कैसे किया जाता है। फिर यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या में या असैसिनेशन में, जो भी आप कहें। तो उसके बाद से ईरान का ये कहना है कि हम आपके साथ डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, हम ओमान या किसी तीसरी देश के माध्यम से हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। पर ट्रंप के लिए जो इस वक्त वो हर जगह अपना खुद को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहते हैं, चाहे वो इजराइल गाजा हो या रूसी यूक्रेन हो, ये
मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं था। और इसी कारण अब वो जो है स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि खबरें मिल रही हैं कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात हो गए हैं, उधर ईरान की तरफ से खबरें मिल रही हैं कि उनकी मिसाइलें तैनात हो गई हैं। ये एक अनइक्वल लड़ाई जरूर होगी, पर इसका वैश्विक असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आलोक जी, यहाँ पर सवाल ये भी आता है, हम अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो क्यों विवादों में है और किन लोगों को इससे परेशानी है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, ईरान का जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है, एक तो इसमें हकीकत ये है कि इसमें जो तकनीक जो इनको मिली है वो पाकिस्तान के AQ खान के न्यूक्लियर वॉलमार्ट से मिली थी, जो सेंट्रीफ्यूज बनाने की। और उसके बाद से ये इसको परमाणु जो कार्यक्रम है उसका जो एनरिचमेंट था वो इतना ज़्यादा था कि ऐसा लग रहा था कि वो बम बनाने की स्थिति में आ सकता है। और इसके लिए राष्ट्रपति ओबामा के दौरान में एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत ईरान ने ये मान लिया था कि वो बॉम्ब जो वेपन ग्रेड यूरेनियम है वहां तक नहीं जाएगा, और जो भी उसका 3.67% से ऊपर जो एनरिचमेंट था उसको खत्म करेगा, और जो भी है 20% से ज़्यादा जो था। लेकिन राष्ट्रपति ओबामा ने, अगर आपको याद हो, जब उनका राष्ट्रपति काल खत्म हुआ था तो उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल की सबसे बड़ी उपलब्धि ईरान के साथ समझौते को कहा था। लेकिन उसके बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप आए तो उन्होंने इस समझौते को रद्द किया, और अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उनको भी बर्खास्त किया जब उन्होंने कहा कि ईरान के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो स्थिति थी। और अब उसके बाद ये जब पिछली बार जब प्रेसिडेंट बाइडेन आए तो उन्होंने फिर दोबारा समझौता स्थापित करना चाहा, पर कुछ ना कुछ छोटे मोटे मुद्दों पर वो समझौता आगे नहीं बढ़ पाया। और अब जब राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं और वो इस बात का योगदान का वो लेना चाहते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं कि भाई मैंने ये समझौता किया, तो चाह रहे हैं कि डायरेक्ट बातचीत हो। लेकिन अब ईरान उनसे सीधी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। आलोक जी, यहाँ पर आलोक जी, सवाल ये भी आता है कि अगर हम पश्चिम एशिया की स्थिति को देखें तो वहाँ पर जिस तरह के तनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर उसको पूरा देखा जाए तो एक पक्ष अमेरिका और इजराइल है और दूसरा जो पक्ष है वो, चाहे हम हमास की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, हुथी की बात करें, कहीं ना कहीं उनको ईरान से जोड़ा जाता है। ऐसे में जो ये वर्तमान तनाव है परमाणु कार्यक्रम को लेकर के, ये कितनी स्थितियों को और बिगाड़ सकता है वहाँ पर? देखिए, स्थिति काफ़ी बिगड़ सकती है। हालांकि जो ईरान के जो सहयोगी थे, जिसमें हिजबुल्लाह और हमास का है, वो काफ़ी दबाव के अंतर्गत हैं। हुती भी काफ़ी उनको नुकसान हो चुका है। लेकिन ईरान के पास एक बहुत बड़ी क्षमता है, वो ये है कि वो फारस की खाड़ी को जब चाहे तब बंद कर सकता है। अगर ईरान युद्ध अगर ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में आता है तो ईरान अमेरिका को भले ही नुकसान ना पहुंचा पाए, पर कुछ हमले इजराइल पे और कुछ हमले जो अमेरिका के दोस्त खाड़ी में हैं उनके ऊपर कर सकता है। और साथ ही साथ फारस की खाड़ी को वो आसानी से बंद कर सकता है, 2-4 जहाज़ों को डुबो के, मर्चेंट शिप्स को। अगर उसने अमेरिकी या वेस्टर्न शिप्स को वहाँ पे कर दिया हमला, तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, और सारी दुनिया के लिए काफ़ी चिंता की बात होगी, विशेषकर भारत के लिए। आलोक जी, एक अंतिम सवाल इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एक ध्रुवीकरण भी इसमें देखा गया है, ईरान की नज़दीकी बनी है रूस के साथ सामरिक संधि भी ईरान की हुई है। वहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम में कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकालने के लिए अभी हाल ही में बीजिंग में ईरान की, चीन की और रूस की बैठक भी हुई थी। तो ये जो इस तरह की लॉबिंग है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ईरान का जब से उसके ऊपर अमेरिका का दबाव बना है, चीन उसका तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा उसका एक बाजार बना। जो चीन जो सबसे बड़ा जो उनका बाजार था उनके तेल का, क्रूड ऑयल का, वो चाइना था। साथ ही साथ उनके रूस के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, सीमाएं रही हैं, और जो ईरान है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। तो अब चूंकि उसके ऊपर अमेरिका से जितना ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, वो ऐसे जरिए ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो आगे बढ़ सके। और उसके लिए उसको इस वक्त मेरे ख्याल से रूस और चीन से बेहतर कोई पर्याय दिख नहीं रहा। ठीक है। ठीक है आलोक जी, काफ़ी अच्छा आपने विश्लेषण किया। आप